दोस्तों नमस्ते। आज की हमारी क्लास से अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास की जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्रमुख सभ्यता स्थल हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये स्पेशल ही क्लास दो क्लास में रखूंगा। राजस्थान में पाषाण काल, ठीक है ना। राजस्थान में पाषाण काल की मैं दो क्लास रखूंगा और पाषाण काल की दो क्लास, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से आपको मैं मुख्य बिंदु लिखवा दूंगा। एक भी प्रश्न मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। जितने प्रश्न बने हैं ना, उनको छोड़ के मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। लगभग 30 प्रश्न मैं यहाँ से करूंगा। तो आप सोचो कि कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आप नोट्स बना लेना, और जो विद्यार्थी नोट्स बना लेना, ये इसका ही काम है। इस क्लास का सबसे बेस्ट उपयोग है। बाकी आप टाइम पास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, वो आपको 5000 की टेस्ट सीरीज में भी नहीं मिलने वाली, किसी भी नॉर्मल गाइड में ये चीजें नहीं मिलने वाली। तो राजस्थान इतिहास मैंने आपसे वादा किया था कि डिफरेंट लेवल में पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो दो क्लास होगी, लगभग 30 प्रश्न मैं यहाँ से आपको करूंगा। फिर सभ्यता वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। ये सभ्यता में ही है, स्थलों में है वैसे, परंतु ये पाषाण काल का थोड़ा टॉपिक लगता है। और वर्तमान में बहुत शानदार प्रश्न बन रहे हैं ना यहाँ से, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से ही तैयार करते हैं, ठीक है। बेस्ट लेवल पे मैं करवा रहा हूँ ना। आप थोड़ा समझना इस चीजों को। देखो, पाषाण काल शुरू होता है। पाषाण काल का मतलब हो गया कि पत्थरों का काल। पाषाण काल का सीधा सा अपन बेसिक समझे कि पाषाण काल पत्थरों का काल कहलाता है। और पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अब राजस्थान में देखो, इनका तीनों का ही संबंध है। राजस्थान में यहाँ से भी उपकरण प्राप्त होते हैं, मध्यकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं और नव पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो लगभग अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और मध्यकाल का तो राजस्थान में बहुत शानदार आजकल प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ से मैं अच्छे से प्रयास करूंगा कि आपको समझा दूं। फिर पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, ये भी आप दिमाग में रखना। निम्न पूरा पाषाण की अलग विशेषता है चापड़ चौपिंग संस्कृति वाली, वो इंडिया लेवल के बाद आती है। राजस्थान में हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि यहाँ से प्रमुख स्थल कौन से हैं और वहां से कुछ उपकरण विशेष प्राप्त हुए, ठीक है ना। आपको इतना डीपली भी नहीं जाना है, सिर्फ उपकरण पढ़ने हैं और साथ में पढ़ना है कि स्थल कौन सा है। विशेष रूप से कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता में अगर प्रश्न यहाँ से बनता है तो स्थलों का बनता है, अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। और एक मध्यकाल में स्पेशल बनता है शैल चित्र। तो मैं यहाँ से भी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से थोड़ा समझाऊंगा कि शैल चित्र राजस्थान में हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। शैल का मतलब हो गया कि पत्थरों पर, ठीक है ना। पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए थे वो चीजें मैं आपको यहाँ थोड़ी करवाऊंगा। और नवपाषाण काल में हम कहते हैं कि मध्यकाल और नवपाषाण के बीच में हम कहते हैं कि स्थायी निवास, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, स्थायी निवास और कृषि का प्रदर्पण, अग्नि का आविष्कार, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमको सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है और ये 3 बिंदुओं पर ही हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, देखना आप प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखो, मैं आपको कह रहा हूं हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न की वैल्यू है, आप अच्छे से समझना और अपने नोट्स में 1 लाइनर रूप में ये चीजें आप लिखते जाना। बाद में क्लास के बाद में आपको इसकी PDF कल उपलब्ध हो जाएगी, तो वो आप आराम से वहां देख लेना, ठीक है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये डेट आप जरूर याद रखना, 1871 की ये डेट है, ठीक है। 1871 में क्या होता है कि CL कार्लाइल, ये स्टार लगा के ये नाम लिख लेना, CL कार्लाइल के द्वारा राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सबसे प्रमुख कार्य शुरू इसके द्वारा किया गया था। तो इसको पुरातात्विक उत्खनन का श्रेय किसको जाता है, CL कार्लाइल को श्रेय जाता है। और कब किया था, 1871 में इसको किया था,
ठीक है, तो ये वन लाइनर रूप में आप साथ में लिखते जाना। ये प्रश्न बन चुका है, मैंने आपको आधार बताने के लिए प्रश्न बताया है कि ये प्रश्न बन चुका है और ऐसे प्रश्न वर्तमान में बन रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से समझना, ये आपके लिए चीजें नहीं हो सकती है, परंतु आगामी परीक्षाओं में मेरे अनुसार सबसे बेस्ट काम होगा ये। राजस्थान में चित्तौड़ में 1959 में गंभीरी नदी के किनारे 242 पाषाण उपकरण की खोज किसने की थी? तो ये स्टार लगा के ये आप प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लेना कि ये किया था वीएन मिश्र। ठीक है ना, वीएन मिश्र क्या करता है, चित्तौड़ में करता है गंभीरी नदी और बेड़स नदी। ठीक है ना, गंभीरी नदी और बेड़स नदी। अगले प्रश्न आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और इन दो नदियों पे क्या करता है, ये उत्खनन कार्य करता है और 242 उपकरणों को प्राप्त करता है, भिन्न भिन्न काल के उपकरणों को प्राप्त करता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चित्तौड़ में पाषाण उपकरणों की खोज करने वाला कौन था? तो वीएन मिश्र था। और वीएन मिश्र ने कहां पर उत्खनन किया था? तो वो गंभीरी नदी के किनारे उत्खनन कार्य किया था। ये आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, बेस्ट प्रश्न है मेरे अनुसार। अगला प्रश्न देखो, इसे संबंधित मैंने और एक चीज ऐड की है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से वीएन मिश्र ने 53-54 में कहां पर प्रस्तव उपकरण की खोज की थी? तो मैंने आपको बताया कि गंभीरी और बेड़स नदी किनारे, गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे वीएन मिश्र, ये नाम आप देखना, वीएन मिश्र, वीएन मिश्र। ठीक है, वीएन मिश्र का नाम जब भी आए ना तो आप दिमाग में याद रखना कि चित्तौड़ में पाषाण उपकरणों की खोज करने वाला कौन था? तो वो वीएन मिश्र था। इसके द्वारा ही पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। और कौन सी नदियों के किनारे? गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे इसकी खोज की गई थी। आप ये समझने का प्रयास करना और प्रश्नों का लेवल ऐसा ही आने वाला है। इस प्रकार का प्रश्न एक प्रश्न बन चुका है तो मैं उसको आपको कंप्लीट यहाँ करवा रहा हूँ। अच्छे से आपने कॉपी में साथ नोट कर लेना। वीएन मिश्र का याद रखना कि वीएन मिश्र देखते ही आपको चित्तौड़ में उपकरण खोज करनी है और प्रश्न पूछ ले कि कौन सी नदी घाटियों के किनारे खोज की गई? तो वो थी गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे इसकी खोज की गई। ठीक है, बेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, आप देखना, ये आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। ठीक है, ये आप समझना है चीज को कि पश्चिमी भारत में किस नदी के किनारे इंसुलिन परंपरा के उपकरण नहीं खोजे गए थे? ठीक है ना, इंसुलिन ये क्या था? ये उत्कृष्ट उपकरण थे। क्या थे? उत्कृष्ट उपकरण थे, उच्च शैली के उपकरण थे। और ये कहते हैं कि राजस्थान में कौन से नदी के किनारे इस श्रेणी के उपकरणों की खोज नहीं की थी? तो हमारे मिलता है, लूनी में भी मिलता है, बाणगंगा मिलता है, साबरमती मिलता है, कांतली नहीं है, एक और नाम याद रखना, मही भी आप याद रखना। मही के किनारे भी ऐसे उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत की कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान की नहीं कह रहा है, पश्चिमी भारत की कह रहा है। मतलब राजस्थान के क्षेत्र में इस श्रेणी के उपकरण हमें कहां से प्राप्त होते हैं, किन नदियों के द्वारा उत्खनन वहां से किया गया, वहां प्राप्त हुए? तो लूणी, बाणगंगा, साबरमती और मही, और भी वो 2-3 नदी है, परंतु कांतली से कोई हमें ये सामग्री प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कांतली का संबंध हम लगभग मानते हैं कि ये कौन सा है? ताम्रयुगीन है। ठीक है ना, हम कांतली जैसे हम गणेश और सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां हम ताम्रयुगीन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, स्थान आप स्टार लगा के नोट कर लेना। मेरे अनुसार अगर कोई प्रश्न बना तो यह प्रश्न बनेगा कि कौन सा स्थल पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं है? राजस्थान में निम्न पूरा पाषाण युग का कौन सा स्थल सही है? याद रखना, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में ये नाम जरूर नोट कर लेना कि राजस्थान में इतने सारे स्थल हैं जिसमें से मैंने मुख्य चीजें यहाँ पर मैंने आपको लिखी है कि निम्न पूरा पाषाण युग के कौन से स्थल सही है। ठीक है, तो ढींगरिया, भानगढ़, नाहतद्वारा, हमीरपुर मंडपिया, बिगोद, बंथली, देवली, टोंक,
ये सभी स्थल आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये सभी स्थल निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल है। और ये मंडपिया वाला और बिगोद वाला तो कॉलेज वगैरह में प्रश्न पड़ा था, तो वहां विद्यार्थियों की हालत खराब हो गई थी, इसलिए अच्छे से इनको आप तैयार करना। ये ढिंगरिया और भानगढ़ वाला तो स्टार लगा के ये चीजें आप नोट कर लेना। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण कंप्लीट हो गया। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं कि वीएन मिसर के द्वारा लगभग यहाँ खोज की गई थी, उपकरण प्राप्त किए थे। और निम्न पुरा पाषाण के आगे भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा ना, तो वहां ये चीजें और आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नाथ द्वारा भी था, हमीरपुर मंडपिया, ये मंडपिया तो कॉलेज व्याख्याता में अलग से टॉपिक है मंडपिया के बारे में, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सब निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल है। ठीक है, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट लगा लेना है ना। अब देखो, अब है निम्न पुरा पाषाण काल। मैंने आपको कहा ना कि पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, मैंने आपको बताई थी कि पुरा पाषाण काल कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब निम्न पुरा पाषाण काल में प्रमुख उपकरण थे, उपकरण पूछ रहा है तो हस्त कुठार, इसको कहते हैं हैंडेक्स, इसको हैंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, विद्राणी, चापर उपकरण और चेपिंग उपकरण। देखो, निम्न पुरा पाषाण काल को चापर चेपिंग संस्कृति भी कहते हैं, चापर चेपिंग संस्कृति भी इसको कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये भी नाम अच्छा, ये उपकरण है, याद रखना। चापर, चोपिंग, विद्रेणी और हस्त कुठार ये निम्न पुरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण है। तो आपको कहीं पूछ ले कि कौन सा उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल का नहीं है, तो आप ये चीजें दिमाग में रखना, चापर चेपिंग, विद्राणी और हस्त कुठार नामक हैंडेक्स। हैंडेक्स है ना, मतलब हाथ में रखे कुतरने वाले, ऐसे ठोक ठोक के पीट के वो पत्थर बनाते थे। वो चापर चेपिंग भी हम छोटे छोटे इतने पत्थर, आगे मैं एक इसकी फोटो बताऊंगा, आप तब वहां समझना। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न वैसे बन चुका है प्रश्न, मैंने आपको यहाँ प्रश्न शामिल किया है कि पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज जयपुर और इंद्रगढ़ में 1870 में किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा C.A. हैकेट। किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा पूरा पाषाण काल का पूछ रहा है। पूरा पाषाण काल का मतलब कंप्लीट पूरा पाषाण पूछ रहा है कि पूरा पाषाण का उपकरण सर्वप्रथम, उपकरण पूछ लेना सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के। ठीक है ना, मैं बात करूं कि पाषाण काल, पाषाण काल की मैं बात करूं तो V.N. मिश्र आएगा, याद रखना। V.N. मिश्र कहाँ की थी? चित्तौड़ में की थी। ठीक है ना, और पूरा पाषाण की बात करूं, ठीक है, तो पूरा पाषाण में आता है हैकेट। हैकेट सर्वप्रथम करता है जयपुर। हैकेट सर्वप्रथम कहाँ करता है? जयपुर और भानगढ़, सॉरी जयपुर और इंद्रगढ़ में 1870 में इसके द्वारा खोज की जाती है। कौन से उपकरणों की? पूरा पाषाण उपकरणों की खोज की जाती है। क्योंकि पाषाण उपकरणों की सर्वप्रथम खोज कहाँ की थी? V.N. मिश्र ने कहाँ पे की थी? चित्तौड़ नदी के किनारे की थी। तो ये लाइन पे आप स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज जयपुर और इंद्रगढ़, ये स्थान जरूर आप याद रखना। पूछ सकता है कि जयपुर और इंद्रगढ़ का संबंध किस काल से है, प्रश्न कैसे भी घुमा सकता है। आपको कंप्लीट 300, मैं कहते हैं 360 डिग्री में आपको तैयार करना है, तो वो C.A. हैकेट के नाम होगा। तो ये किताबों में आपको मिल भी जाता है, परंतु आपको ये दिमाग में चीज रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मैंने 2 प्रश्न और ऐड किए हैं ना, बेस्ट प्रश्न ऐड किए। ठीक है ना, अब ये चीज आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी। जब हैकेट का पूछ ही लिया है भाई, जब हैकेट का अपनी परीक्षा में पूछ लिया है, तो यहाँ से पूछने में उसको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हर परीक्षा में पेपर बनाने वाला एक कदम आगे ही रहता है। तो हमारी तैयारी भी एक कदम आगे की चल रही है, ये आप मान के चलो। अब इसका आप उपयोग कैसे करते हो, आप इसको किस तरह से इस क्लास को लेते हो, वो आपके ऊपर है। ये नाम याद रखना, सेटनकर के द्वारा 1908 में राजस्थान में पूरा पाषाण
उपकरण की खोज कहां पर की गई थी, स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट लगा लेना। ये कहां की थी, ये की थी, सॉरी, ये की थी झालावाड़ में। कहां की थी, झालावाड़ में। पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज 1908 में किसके द्वारा की गई थी, तो वह सेटनकर के द्वारा। ये सेटनकोर भी नाम मिलता है, ठीक है ना, ये सेटनकोर भी नाम मिलता है। ये सेटनकर भी आप कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है। इतना आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट बना के लिख लेना कि सेटनकोर के द्वारा 1908 में पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, उपकरण की खोज कहां की थी, तो वो की थी झालावाड़ में, ठीक है। स्टार लगाकर अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है। एक प्रश्न मैंने और यहाँ से ऐड किया है, बहुत कम किताबों में था, तो मैं सोचा कि ऐड कर देता हूँ, इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर एक दो लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी अलीचंद के द्वारा कहां पर पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है कि बी अलीचंद के द्वारा पूरा पाषाण के उपकरणों की खोज कहां पर की थी, तो वो था जालोर लुणी, ठीक है। स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख लेना कि जालोर के जो तलीय क्षेत्र थे या गेहूं की लुणी के जो मैदानों के क्षेत्र है, तो वहां पर ये पूरा पाषाण उपकरणों की खोज करने वाला कौन था, तो वो अलीचंद ने खोज की थी। ये अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है। कहते हैं कि इसको 1 लाख रुपए का आप पसंद भी इसको मान सकते हो, ठीक है। जालोर और लुणी, ये क्षेत्र आप जरूर दिमाग रखना। जालोर और लुणी नाम आते ही पूरा पाषाण उपकरण का प्रश्न पूछ ले तो वो हो जाएगा अलीचंद, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, मैंने आपको राजस्थान में पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कौन से हैं, ठीक है ना। पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कौन से हैं, ठीक है। तो जहाजपुर हो जाएगा, कंवारिया हो जाएगा, गिलूंड, हिरोजी का खेड़ा, समदड़ी, भानगढ़ और सभी। ये सभी स्थल ये हो जाएंगे मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल के ये प्रमुख स्थल हैं। ये पूरा पाषाण काल नहीं है, याद रखना। ये यहाँ थोड़ा आप चेंज कर लेना, मध्य, ये लाइन ऐड लिखेंगे, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कौन से हैं, मैंने निम्न पूरा पाषाण कालीन का मैंने स्थल लिखा दिए। ये है मध्य पूरा पाषाण कालीन के स्थल, जो जहाजपुर, ठीक है, कंवारिया, गिलुंड, हिरोजी का खेड़ा, समदड़ी और भानगढ़, ये है मध्य पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। तो ये भी अपने कॉपी में नोट लगा कर लिख लेना। स्कूल लेक्चरर और कॉलेज व्याख्याता के लिए ये मेरे अनुसार सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये भी आपने कॉपी में आप नोट कर लेना, है ना। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, राजस्थान में मध्य पाषाण काल में बागोर, तिलवाड़ा से प्राप्त अवशेष क्या थे। मध्य पाषाण काल का मतलब हो गया कि माइक्रोलिथिक। सब आगे प्रश्न आएगा, मैं इसको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। अब देखो, मध्य पाषाण काल आ गया। पूरा पाषाण काल को हमने कंप्लीट वहां से पढ़ लिया है, और पूरा पाषाण के बाद अब आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। दूसरा भाग आता है मध्य पाषाण काल। कह रहा है कि बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में है, ठीक है। ये क्षेत्र हैं। ये तो आप बागोर तो आप स्टार लगा के बागोर का तो आप लिख ही लेना, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि मध्य पाषाण काल का प्रमुख क्षेत्र भी मैं आपको कहूँ पूरे भारत का, तो ये बागोर है। बागोर और तिलवाड़ा से प्रश्न क्या प्राप्त अवशेष हुए, तो वो है पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष। ये स्कूल व्याख्याता में प्रश्न बन चुका है, और आप स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना यह चीज कि बागोर और भीलवाड़ा का संबंध किस काल से है। एक तो ये याद करना, मध्य पाषाण काल, और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है भाई। तिलवाड़ा, बाड़मेर और बागोर